हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 65 सोशल साइंस की चैप्टर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन का हम रिवीजन कर रहे हैं। आज हमारे 4 मार्क्स बेस्ड पे हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहला पैराग्राफ कहता है पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन, however only a small number of them owned the land and they cultivated. About 60% of the land was owned by the nobles, the church and the other richer member of the third state. The member of the first two state, that is the clergy and the nobility, enjoy certain privilege by the birth. The most important of these was exception from paying taxes to the state. The noble further enjoyed federal privilege. These included federal dues, which they extracted from the peasant. Peasants were obliged to render privilege. They include, sorry, Peasants were obliged to render service to the lord and to work in his house and the field, to serve its army and to participate in the building roads. पहला आपको बता रहा है कि 90% पॉपुलेशन पीजेंट्स यानी कि किसान की थी और उनके पास बहुत ही कम ज़मीन थी। 60% जो लैंड थी वो सारी नोबल्स यानी कि जो अमीर लोग थे उन और चर्च के जो भी मेंबर्स थे उनके पास थी। जो फर्स्ट टू स्टेट थे क्लर्गी और नोबैलिटी, वो ही उनको कुछ विशेष प्रिविलेज मिले हुए थे बर्थ से ही। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका था एक्सेप्शन फ्रॉम द पेइंग टैक्स टू द स्टेट, यानी कि जो टैक्स था उसके अंदर कुछ छूट थी। किसान जो थे उनके लिए उनको कुछ काम एक्स्ट्रा दिए गए थे, जो कि सर्विस यानी कि उनके जो लॉर्ड थे उनको सर्विस करना, उनके घर पे काम करना, उनके खेतों में काम करना, साथ ही साथ आर्मी में भी सर्विस करना और साथ ही साथ रोड बनाने के लिए भी हेल्प करना। आपका क्वेश्चन पहला कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वाज ऑफ पीजेंट। पीजेंट की क्या पॉपुलेशन थी। सेकंड, विच स्टेट हैज द प्रिविलेज बाय द बर्थ। बर्थ से किसको प्रिविलेज यानी विशेष अधिकार मिला था। थर्ड, अपार्ट फ्रॉम द पेइंग टैक्सेस व्हाट अदर वर्क्स पीजेंट हैड टू डू। टैक्सेस के अलावा पीजेंट्स को और क्या काम करने पड़ते थे। और चौथा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिविलेज फर्स्ट और सेकंड स्टेट को क्या मिले हुए थे। तो आपका आंसर देखिए, फर्स्ट का है 90%, सेकेंड है फर्स्ट टू स्टेट क्लर्गी एंड द नोबैलिटी, थर्ड है सर्विस टू द लॉर्ड, टू वर्क इन द लॉर्ड हाउस एंड द फील्ड, टू सर्व इन द आर्मी, टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड एंड एक्सेप्शन फ्रॉम द फोर्थ है आपका एक्सेप्शन फ्रॉम द पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। सेकेंड आपका पैराग्राफ है द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड द डेमोक्रेटिक राइट वॉज द इम्पॉर्टेंट legacy of the French Revolution. These spread from France to the rest of the Europe during the 19th century, where federal system was abolished. Colonized people reworked the idea of freedom from the bondage into their movement to create a sovereign nation state. आइडियाज जो लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट के थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या थे, लेगेसी थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। और ये सारे जो राइट्स और आइडियाज़ थे लिबर्टी के और डेमोक्रेटिक और पूरे यूरोप में फैल गए। और उसके बाद पूरे सिस्टम में क्या हुआ, फेडरल सिस्टम खत्म हो गया। कॉलोनाइज जो एरिया था वहाँ पर भी जो बॉन्डेज लोग थे यानी कि जो स्लेवरी थी उनको ख़त्म कर दिया गया और आंदोलन होने के साथ ही साथ एक सॉवरेन नेशन स्टेट को स्टार्ट किया गया। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट लेगेसी क्या है। सेकेंड है व्हाट वाज द कॉज ऑफ एबॉलिशन ऑफ द फेडरल सिस्टम इन यूरोप। यूरोप का फेडरल सिस्टम खत्म होने के क्या कारण थे। थर्ड है हाउ डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अफेक्ट यूरोप। यूरोप को फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने कैसे अफेक्ट किया। फोर्थ है कि हाउ डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अफेक्ट स्लेवरी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने स्लेवरी यानी कि जो जो दास प्रथा थी उसको कैसे खत्म किया। तो आपका आंसर है फर्स्ट का आइडिया ऑफ द लिबर्टी एंड द डेमोक्रेटिक राइट। सेकंड भी आपका यही है आइडिया ऑफ द लिबर्टी एंड द डेमोक्रेटिक राइट। थर्ड है आपका द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड द डेमोक्रेटिक राइट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन अफेक्ट द होल यूरोप। फोर्थ है आपका सोवरेन नेशन स्टेट डेवलप्ड ड्यू टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच प्रोवाइड फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण क्या हुआ, बॉन्डेज से लोगों को मुक्ति मिली। थर्ड है आपका women were disappointed that the constitution in 1791 reduced from the passive citizen. They demanded the right to be vote, to be elected in the assembly and to hold the political office. Only then they felt would their interest be represented in the new government. वुमेन जो थी, जितनी भी औरतें सारी डिसअपॉइंटेड थी जब कॉन्स्टिट्यूशन हुआ 1791 का, जब उन्हें पैसिव सिटीजन के नाम से बताया गया कि आप जो है पैसिव सिटीजन है, आपने कोई भी काम नहीं किया। उनके तो जितनी भी वुमेन्स थी उन्होंने डिमांड की कि हमें राइट टू वोट मिलना चाहिए, असेंबली में इलेक्शन का हमें वोट मिलना चाहिए, साथ ही साथ जो पॉलिटिकल ऑफिस है उससे भी हमें पूरा उसका हक मिलना चाहिए। तब उन्होंने सोचा कि जब हमें ये पूरे अधिकार मिलेंगे तभी क्या होगी, जो नई सरकार आएगी वो हमारे अंदर कुछ इंटरेस्ट दिखाएगी कि हाँ महिलाएं भी कुछ है।
क्वेश्चन है हु वर द गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 1791, किसको 1791 कॉन्स्टिट्यूशन में एक्टिव सिटीजन का स्टेटस मिला। सेकंड है आपका विच डिमांड वर पुट फॉरवर्ड बाय द वुमन, वुमेन्स ने कौन सी डिमांड अपनी रखी। थर्ड है व्हाई डिड वुमन पुट फॉरवर्ड द डिमांड ऑफ पॉलिटिकल राइट, वुमन ने पॉलिटिकल राइट की डिमांड आखिर क्यों रखी। और फोर्थ है आपका विच चेंज में ऑकर इफ द वुमन गेट द इक्वल राइट, अगर औरतों को बराबर का अधिकार मिलता है तो क्या चेंजेस आएंगे। देखिए आपका आंसर है फर्स्ट का मेंस, सेकंड है आपका राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड इन असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, थर्ड है आपका वुमन पुट फॉरवर्ड द डिमांड ऑफ पॉलिटिकल राइट फॉर देयर इक्वल राइट एंड द बेटर फ्यूचर, फोर्थ है आपका व्हेन वुमन गेट इक्वल राइट देयर इज अ चेंज इन स्टेटस ऑफ वुमन, इंडिपेंडेंस एंड द अपॉर्चुनिटी टू राइज। फोर देखिए इन एडिशन टू मर्चेंट एंड द मैन्युफैक्चर द थर्ड स्टेट इंक्लूड प्रोफेशन सच एज द लॉयर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल, all of these were educated and believed that no group in society should be privileged by the birth, rather a person's social position must depend on his merit। जो हमारा थर्ड स्टेट था उसमें मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चर के साथ साथ लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल लोग भी थे, और इन सभी जो थे वो एजुकेटेड थे, और उनका ये मानना था कि किसी भी हमारे सोसाइटी में किसी को भी बर्थ से कोई भी प्रिविलेज अधिकार यानी कि कोई भी विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो भी सोशल पोजीशन है किसी भी आदमी की वो उसके मेरिट यानी कि जो कितना काबिल है कितना योग्य है उसके ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट विच ग्रुप वर इंक्लूडेड इन द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट में कौन कौन से ग्रुप इंक्लूड थे। सेकंड वर द रिच प्रिस्ट आल्सो पार्ट ऑफ द थर्ड स्टेट, जो रिच प्रिस्ट है क्या वो थर्ड स्टेट के में पार्ट थे। थर्ड है आपका व्हाट वर द व्यू ऑफ द थर्ड स्टेट अबाउट द प्रिविलेज, थर्ड स्टेट का प्रिविलेज के लिए क्या उनके व्यूज थे। और फोर्थ है आपका अकॉर्डिंग टू द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशल पोजीशन, थर्ड स्टेट के मेंबर के अकॉर्डिंग सोशल पोजीशन किसके बेसिस पे होनी चाहिए। तो आपका आंसर देखिए मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चर, लॉयर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, ये सारे क्या थे उनमें ग्रुप में इंक्लूड थे। सेकंड है आपका नो, कोई भी रिच प्रिस्ट नहीं था। थर्ड है आपका नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय द बर्थ, उनका ये मानना था कि किसी भी ग्रुप को बर्थ से कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। और फोर्थ है पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, किसी भी पर्सन की सोशल जो पोजीशन है वो उसके मेरिट पर डिपेंड करनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।